हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी को एमपेट एग्जामिनेशन में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है, मैं आप सभी को वो सिखा रही हूँ। सो आज का जो मेरा सेशन है वो है 9th लेक्चर एंड इन टुडेज़ वीडियो मैं आप सभी को डेटा एनालिसिस के बारे में सिखाने जा रही हूँ। सो बेसिकली इन रिसर्च मेथोडोलॉजी डेटा एनालिसिस ये जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट डेटा एनालिसिस हम लोग डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं एंड सब्सिक्वेंटली हम लोग कंक्लूजन्स पे नहीं आ जाते हैं। सो बेसिकली मैं एमसीक्यूज के साथ आप सभी को डेटा एनालिसिस के टेक्निक्स समझाने वाली हूँ एंड दैट्स वाई आपके जो कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग डेटा एनालिसिस टेक्निक्स वो भी क्लियर हो जाएंगे एंड एज वेल आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस प्रकार के एमसीक्यूज आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं रिगार्डिंग डेटा एनालिसिस टेक्निक। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, बिकॉज एमपेट एग्जामिनेशन में द पार्ट 1 इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके लिए 50% स्कोर्स है एंड अगर आपको 50% स्कोर्स अगर आपको यहाँ पे मिलते हैं देन ऑब्वियसली आप रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में आउट ऑफ मार्क्स हासिल करके एमपेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर्स अवेलेबल है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट मिलते हैं। बेसिकली हमारे पास 1500 से ज़्यादा भी एमसीक्यूज का रिविजन पीडीएफ है and all these study materials are available in Hindi and English, both the languages. So ऐसे हमारे पास 10 mock tests available है and each mock test contains 40 MCQs and that's why overall आपके इसमें 400 MCQs cover हो जाते हैं। एंड विद दिस रिविजन पीडीएफ आप सभी की इतनी अच्छी रिविजन हो जाती है कि आपको गारंटीड 80% एमसीक्यूज इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और यहाँ पे जितना भी सिलेबाई मैंने मेंशन किया है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कोर्स में इन्वॉल्व करके रखे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज सिलेबाई आर द of the research methodology session of the MPAT examination. Okay, and the course fees are only 699 rupees, तो काफ़ी कम है स्टूडेंट्स। एंड अगर आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी देती है कि आप MPAT एग्जामिनेशन तो पास करोगे ही। सो अगर आपको कोर्स को परचेस करना है देन आप इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फाइन। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। नाउ द क्वेश्चन 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। सो इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो वेदर इट इज़ वैलिडिटी स्टैटिस्टिक, whether it is a degree to which a person's score change as a result of errors of measurement, then reliability statistic, या फिर estimated score vary from the criterion score. So basically students, what is same यानी कि standard error of measurement. So basically this estimates how repeated measures of person on same instrument tend to be distributed around his or her true score. सो बेसिकली स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट जो है ये हमें दिखाती है कि जो मेजर्स ऑफ पर्सन होते हैं ऑन सेम इंस्ट्रूमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम सेम ही इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काफ़ी सारे रिपीटेड मेजरमेंट्स लेते हैं, राइट। सो ये मेजरमेंट्स पर्सन के मेजरमेंट्स होते हैं या फिर पर्सन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के मेजरमेंट्स होते हैं। ओके, सो ये जो सारे मेजरमेंट्स होते हैं ये एक्चुअली कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ओके अराउंड द ट्रू स्कोर ऑफ द मेजरमेंट। मतलब ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट है ना, ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि हमारे जो मेजरमेंट्स आए हुए हैं वो मेजरमेंट्स कितने एक्सटेंट तक ट्रू मेजरमेंट के साथ रिलेट करते हैं। ओके, एंड मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कोई भी मेजरमेंट ऐसा नहीं है जो सच में सही है। मतलब जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं देन उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आती ही है एंड दैट्स व्हाई वी डोंट गेट ट्रू मेजरमेंट्स। ओके, एंड दैट्स व्हाई हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि उसमें कितना एरर है वो जानने के लिए। ओके, एंड दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट अगर आपको स्टडी करना है देन आपको रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक को स्टडी करना पड़ेगा एंड एज वेल आपको
डिग्री टू विच अ पर्सन स्कोर चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एरर्स ऑफ मेजरमेंट, इसको भी स्टडी करना पड़ेगा. एंड दैट्स वाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4, दैट इज बी एंड सी ओनली, बिकॉज ये दोनों भी रिप्रेजेंट करते हैं सेम को. सो बेसिकली व्हाट इज रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक? सो रिलायबिलिटी वर्ड से ही आपको समझ में आएगा कि दिस इज द बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन स्कोर ऑन पैरेलल फॉर्म्स. ओके, एंड जैसे ही मेजरमेंट की एरर डिक्रीज होती है, वैसे ही रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है. देखो, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि हाउ रिलायबल यू आर ऑन द मेजरमेंट. ओके, मतलब जितने आप ज्यादा रिलायबल होते हो उतनी ही आपकी जो एरर होती है वो कम हो जाती है. एंड दैट्स व्हाई you need to क्वांटिफाई द रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक, बिकॉज जैसे ही आप रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक को मेजर करते हो आपको समझ में आएगा कि सेम का मेजरमेंट क्या है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? मतलब अगर रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी देन ऑब्वियसली सेम की वैल्यू आपको कम मिलेगी, एंड वाइस वर्सा. एंड द सेकेंड इज डिग्री टू विच अ पर्सन स्कोर चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एरर्स ऑफ मेजरमेंट. मतलब जैसे ही एरर्स ऑफ मेजरमेंट आते हैं आपके मेजरमेंट में, सो अकॉर्डिंगली जो पर्सन्स के स्कोर्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. सो वो जो चेंजेस होते हैं वो कितने एक्सटेंट तक होते हैं बिकॉज ऑफ एरर्स ऑफ मेजरमेंट. सो ये इसका मतलब है. सो इफ यू डू दिस, इफ यू कैलकुलेट दिस, एंड ऑब्वियसली इससे भी आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज सेम इन योर एक्सपेरिमेंट. All of you understood, and that's why the correct answer for this is what? The correct answer for this is B and C only. And students, what is statistical validity? मतलब ये validity statistic ये क्या है? What is this? So basically students, इसका मतलब होता है कि the extent to which conclusion drawn from statistical test are accurate and reliable. मतलब जो conclusions आप statistical test से निकालते हो, ओके, वो कंक्लूजन्स कितने एक्सटेंट तक एक्यूरेट है एंड रिलायबल है, दैट इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिक वैलिडिटी. सो इस वीडियो में हम सभी लोग काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट को देखेंगे, जैसे कि टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काफ़ी सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी है. सो बेसिकली इन टेस्ट से आपको जितने भी सारे रिजल्ट्स मिलते हैं वो रिजल्ट्स कितने एक्यूरेट है, कितने रिलायबल है, दैट इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिक वैलिडिटी और वैलिडिटी स्टैटिस्टिक. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4. Which of the following are correct about skewness and kurtosis? So यहाँ पे आपको skewness and kurtosis relevant काफ़ी सारे statements दिए हैं. So इनमें से कौन से statements ऐसे हैं जो correct है relevant to skewness and kurtosis? So in the negative skewness curve inclines more to the right. In the positive skewness curve inclines more to the left side. Normal curve is elliptokurtic. The value of kurtosis for a normal curve is 0.263. If a curve is flatter than normal, it is platykurtic. So basically students, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि what is skewness and what is kurtosis. Okay, so basically students, skewness का मतलब होता है asymmetry. ओके, आसिमेट्री मतलब जैसे ही आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करोगे, सो अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, सिमेट्रिकल है, देन आपका ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा. सो जब भी आप इसके दो सेक्शंस बनाओगे, जैसे कि लेफ्ट सेक्शन एंड राइट सेक्शन, सो ये दोनों भी सेक्शन सिमेट्रिकल होंगे. बट अगर आसिमेट्री है देन ये दोनों भी सेक्शंस डिसिमिलर रहेंगे. मतलब योर ग्राफ विल बी लाइक दिस, ओके, या फिर लाइक दिस. All of you understood. So this is nothing but the skewness. Okay, and what is kurtosis? Kurtosis का मतलब होता है कि whether the data distribution जो है वो heavily tailed है या फिर lightly tailed है. मतलब whether आपका जो डेटा है वो यहाँ पे ज़्यादा है या फिर यहाँ पे ज़्यादा है. सो दिस इज नथिंग बट द कुर्टोसिस. मतलब आपका जो डेटा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आई मीन टू से कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो टेल सेक्शन में ज़्यादा है या फिर पीक सेक्शन में ज़्यादा है. सो दिस इज कॉल्ड एज द कुर्टोसिस. मतलब इसका मेजरमेंट करना यानी कि कुर्टोसिस. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, स्कीवनेस के टाइप्स होते हैं जैसे कि निगेटिव स्कीवनेस, पॉजिटिव स्कीवनेस एंड जीरो स्कीवनेस.
ओके, सो बेसिकली निगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, योर कर्व इंक्लाइंस मोर टू द लेफ्ट नॉट राइट, ओके, ये लेफ्ट पे ज्यादा आता है। बट पॉजिटिव स्क्यूनेस में आपका जो कर्व है वो राइट साइड में इंक्लाइन होता है, नॉट लेफ्ट। सो बेसिकली पहले जो स्टेटमेंट्स है ये दोनों भी इनकरेक्ट है। एंड जो नॉर्मल कर्व है, बेसिकली नॉर्मल कर्व ये ऐसा होता है, दिस इज ऐसा, ओके, लाइक दिस। But what is elliptokurutic? So basically elliptokurutic is not equal to normal curve. ओके, बिकॉज elliptokurutic जो कर्व होता है वो बेसिकली फैट टेल्ड होता है एंड उसमें बहुत सारे आउटलायर्स भी होते हैं। फैट टेल्ड यानी कि यू कैन से कि मतलब बहुत लंबी उसकी टेल होती है, दैट इज कॉल्ड एज द elliptokurutic। ओके, एंड बेसिकली elliptokurutic इज द टाइप ऑफ कुर्टोसिस, दैट्स वाई ये नॉर्मल कर्व हो ही नहीं सकता है। एंड जो नॉर्मल कर्व का जो कुर्टोसिस होता है उसकी वैल्यू 0.263 ही होती है, इट इज ट्रू। एंड दैट्स वाई ये जो डी स्टेटमेंट है ये सही है बट सी स्टेटमेंट गलत है। सो नॉर्मल कर्व लाइक दिस, सो इसकी जो कुर्टोसिस की वैल्यू होती है वो 0.263 ही होती है। एंड अगर आपका जो कर्व है वो अगर नॉर्मल से भी फ्लैटर है देन उसे प्लैटाइकुर्टिक ही कहा जाता है। सो बेसिकली प्लैटाइकुर्टिक कर्व कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस, मतलब वो फ्लैट होता है, मतलब नॉर्मल कर्व से वो फ्लैट होता है, दिस इज कॉल्ड एज द प्लैटाइकुर्टिक। एंड अगेन प्लैटाइकुर्टिक इज द टाइप ऑफ कुर्टोसिस। ओके, सो ये भी सही है। सो इनमें से सिर्फ दो ही स्टेटमेंट सही है, डी एंड ई, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज डी एंड ई ओनली। ओके, which of the followings are correct about measures of central tendency mean? okay, so इनमें से कौन से statements ऐसे हैं जो mean के बारे में सही है? So first statement is mean is the most reliable and accurate measures of central tendency. So basically students, central tendency का मतलब होता है कि जो पूरा आपका डेटा होता है वो सेंट्रल पोजीशन पे ज़्यादा फोकस रहता है एंड द सेंट्रल पोजीशन पे जो डेटा होता है वो डेटा पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रल टेंडेंसी। एंड मीन इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, सो मीन इज नथिंग बट द अरिथमेटिक मीन। सो बेसिकली अरिथमेटिक मीन यानी कि योर एवरेज ऑफ द होल डेटा सेट, राइट, एंड दैट्स वाई मीन जो है ये मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है इसको। ओके, सो पहला स्टेटमेंट सही है। Mean is needed to compute further statistics like coefficient of correlation. Mean has less stability as there are less fluctuations in the means of the sample drawn from the same population. And mean can be calculated graphically. So basically students, अगर आपको कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालना है देन ऑब्वियसली सबसे पहले आपको मीन को कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड बेसिकली कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नथिंग बट कि दो वेरिएबल्स के बीच में कितना कोरिलेशन है। ओके, और हाउ मच स्ट्रॉन्गर इज द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दिस इज नथिंग बट द कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एंड इफ यू वांट टू मेजर दिस देन ऑब्वियसली आपको मीन को कैलकुलेट करना पड़ता है सबसे पहले। सो ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड बेसिकली मीन हैज द मोस्ट स्टेबिलिटी एंड दैट्स वाई ये सबसे ज्यादा रिलायबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सो यहाँ पे तो लिखा है कि इट हैज लिस्ट स्टेबिलिटी, सो दैट्स वाई ये गलत हुआ। एंड बेसिकली मीन जो है वो ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं किया जाता है। बेसिकली यू कैन कैलकुलेट मीन बाय यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, बट आप ग्राफिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज को ग्राफिकली आप दिखा सकते हो, यू कैन रिप्रेजेंट इट। ओके, बट ये भी गलत है स्टेटमेंट। ओके, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1, दैट इज A and B ओनली। ओके, नेक्स्ट इज in a study the physical fitness of volleyball capital N is equal to 10, handball capital N is equal to 10 and football capital N is equal to 10 were compared with ANOVA. Okay, the degree of freedom between groups and within groups will be. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस दिए हैं 3 स्पोर्ट्स के, उसमें से पहला है वॉलीबॉल एंड उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स है वो है 10। सो कैपिटल N इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स, सो विच इज 10
देन हैंडबॉल के भी 10 है, फुटबॉल के भी 10 है, बट ये तीनों भी हमने अनोवा के साथ कंपेयर किए हैं. सो बेसिकली इन तीनों भी ग्रुप्स के बीच में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है एंड विद इन द ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करना है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एनोवा? एनोवा बेसिकली इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ओके, एंड बेसिकली एनोवा इज द पैरामेट्रिक टेस्ट. एंड एनोवा में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 ग्रुप्स है, सो बेसिकली देखो यहाँ पे 3 ग्रुप्स वैसे भी है, वॉलीबॉल का एक ग्रुप, हैंडबॉल का एक ग्रुप एंड फुटबॉल का एक ग्रुप. सो इन तीनों भी ग्रुप्स के हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं एंड वी सी द डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स ऑफ दिस ग्रुप्स. सो दिस इज नथिंग बट द एनोवा. एंड दैट्स वाई अगर आपको यहाँ पे अगर आपको एनोवा से कैलकुलेशंस करने हैं, देन ऑब्वियसली यू नीड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, व्हाट इज दिस? So basically this is the sum of individual degrees of freedom for each sample. Okay, मतलब sum of individual degrees of freedom for each sample, यानी कि your degrees of freedom total. All of you getting? So the formula for degrees of freedom is equal to df is equal to capital N minus k. So basically यहाँ पे जो k है, k is nothing but कि जितने भी सारे you can say कि samples होते हैं, और you can say कि the total number of samples is nothing but the k. Okay, or you can say कि the total number of groups like that. So this is nothing but the k. So I am going to subsequently solve this. सो यहाँ पे जो कैपिटल एन है हमारे लिए वो है 30. ओके, बिकॉज ये तीनों भी आपको ऐड करने पड़ेंगे. सो यहाँ का 10, यहाँ का 10 एंड यहाँ का 10. सो ओवरऑल आपका जो एन होगा वो 30 होगा. ओके, सबसे पहले आपको बिटवीन द ग्रुप्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को निकालना है. सो फॉर दैट डी एफ बिटवीन इज इक्वल टू वॉट? सो इट विल बी k minus 1. ओके, एंड हियर k इज 3 minus 1. So basically k is nothing but here the number of groups. मतलब वॉलीबॉल एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है हैंडबॉल, तीसरा है फुटबॉल. सो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 3. सो बेसिकली k minus 1 is 3 minus 1 is 2. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स आपको क्या मिला? 2. ओके, 2. अभी आपको विद इन ग्रुप्स डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है. सो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला है कैपिटल एन माइनस के, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था. सो जैसे कि हमने कैलकुलेट किया, कैपिटल एन है 30. सो यहाँ पे आप 30 लिखोगे एंड के की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू फॉर के? इट इज 3, राइट? So 30 minus 3 is equal to 27. So your degrees of freedom within the groups will be 27, and that's why your correct answer should be 3, that is 2 and 27. Because सबसे पहले आपको between groups degree of freedom को पूछा है जिसकी वैल्यू है 2, and बाद में आपको पूछा है विद इन ग्रुप्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है जिसकी वैल्यू है 27. सो योर आंसर शुड बी 3, दिस वन. ओके, सो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला देखो एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करो. सो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं, ओके, -1. ओके, दैट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ फ्रीडम. बट यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि बिटवीन द ग्रुप्स आपको पूछा है एंड विद इन द ग्रुप्स. सो अगर आपको बिटवीन द ग्रुप्स पूछा है देन ऑब्वियसली योर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी 3. ओके, बट विद इन द ग्रुप्स अगर आपको पूछा यानी कि ग्रुप के बीच में, देन ऑब्वियसली योर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स शुड बी 30. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ओके, ये बात समझने की कोशिश करो. If mean is 36, median is 32.5 and standard deviation is 5, then the value of skewness will be. So हमने देखा इसी वीडियो में कि what is skewness. So हमें अगर skewness की वैल्यू क्वांटिफाई करनी है देन उसके लिए एक फॉर्मूला है. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सो स्कीवनेस इज इक्वल टू 3, ओके, इन ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. सो आप सभी लोग इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो. सो बेसिकली 3 आपको यहाँ पे मीन की वैल्यू दी है 36. सो राइट हियर 36, मीडियन की है 32.5, ओके, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको दी है 5.
सो राइट हो हियर 5. सो जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द ओवरऑल वैल्यू 2.1. सो देखो यहाँ पे 2.1 थर्ड पोजीशन पे है. सो योर आंसर शुड बी 2.1, दैट इज 3. ओके. इन डेटा प्रोसेसिंग व्हाट डज द एब्रीविएशन SAP स्टैंड फॉर? सो डेटा प्रोसेसिंग में SAP का फुल फॉर्म क्या है? सो व्हाट इज SAP? So basically students, SAP जो है basically this is the producer of software for management of business data processes. मतलब businesses में जो management होता है, management department, उसमें जितने भी सारे data processes होते हैं उसके लिए एक software है and ये software SAP बनाता है. ओके. एंड एक SAP नंबर करके एक कॉन्सेप्ट है. सो बेसिकली दिस इज द 6 यूनिट नंबर होता है, 6 डिजिट एक्चुअली नंबर होता है एंड दिस इज बेसिकली यूनिक नंबर. ओके. एंड ये जो नंबर है ये एक्चुअली म्यूनिसिपैलिटी यूज करती है ताकि वो सिस्टम के जितने भी सारे वेंडर्स है, वेंडर्स यानी कि जितने भी सारे शॉपकीपर्स है, ओके, उनको वो आइडेंटिफाई कर सके. ओके. And that's why the correct full form for SAP is nothing but systems, applications and products, because सबसे पहले system आता है, then उसके applications and subsequently उसके products. Okay, that's why here the correct answer is 1. Which one of the following is a non-parametric statistic? So इनमें से कौन सा non-parametric statistic है? सो स्टूडेंट्स ये हम लोग ये आगे की वीडियोस में देखेंगे कि व्हाट आर पैरामेट्रिक टेस्ट एंड व्हाट आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इन डिटेल. बट यहाँ पे डेटा एनालिसिस में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है. दैट्स वाई शॉर्टली मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूँगी. सो 2 प्रकार के स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं. उसमें सबसे पहला है पैरामेट्रिक एंड दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक. सो जो पैरामेट्रिक टेस्ट है इसमें एक्चुअली जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है विच इज़ बेसिकली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यहाँ पे बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं एंड ऑल द टेस्ट क्राइटेरिया शुड फुलफिल दीज अजम्पशंस ताकि डेटा को हम लोग पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक से टेस्ट कर सके. बट नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. देर आर नो एनी अजम्पशंस एंड एज वेल ऐसा कुछ यहाँ पे रूल नहीं है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं. एंड दैट्स वाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज डेटा पे कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, कोई भी ऐसे अजम्पशंस नहीं होते हैं. ओके. सो लेट अस सी हियर एफ स्टैटिस्टिक, टी स्टैटिस्टिक या फिर पियर्सन्स कोरिलेशन या फिर स्पीयरमैन्स कोरिलेशन. सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पीयरमैन्स कोरिलेशन जो है दिस इज द नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक. So let me explain why this is. So basically Spearman's correlation जो है this is the technique जहाँ पे पूरे डेटा को ऑर्डर्स दिए जाते हैं, आई मीन टू से कि रैंकिंग्स दिए जाते हैं. सो यहाँ पे जो स्केल इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ ऑर्डिनल स्केल एंड डेटा को रैंकिंग्स दिए जाते हैं. सो देखो यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल जो फॉर्मेट है वो नहीं है, ओके, मतलब कोई भी क्वांटाइटेशन नहीं है. सो रैंकिंग्स दिए जाते हैं डेटा को एंड बेसिकली इसका इस्तेमाल हम सभी लोग आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, ओके, रिसर्च में उन वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है एंड किस डायरेक्शन के साथ वो रिलेशनशिप है, इसको हम लोग यहाँ पे क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय गिविंग द ऑर्डर्स टू द डेटा. एंड जैसे कि यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, हियर इज नो एनी न्यूमेरिकल format or nothing like that. So that's why this is the non-parametric test and this is the most important difference between non-parametric and parametric test, because non-parametric test में ऐसे स्केल्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें डायरेक्टली नंबर्स के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता है. बट पैरामेट्रिक टेस्ट में बेसिकली ऐसे स्केल्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा डील करते हैं. ओके. एंड जो पहले 3 है यानी कि एफ स्टैटिस्टिक, टी स्टैटिस्टिक एंड पियर्सन्स कोरिलेशन, ये तीनों भी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक है. ओके. एंड सब्सिक्वेंटली आगे की वीडियोस में हम लोग ये डिटेल में देखेंगे. ओके.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा विजुअलाइजेशन मेथड. सो इनमें से कौन सा डेटा विजुअलाइजेशन मेथड है. डेटा विजुअलाइजेशन मेथड यानी कि जो डेटा आपके पास है उस डेटा को आप विजुअली रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करते हो ताकि डेटा को आप अच्छी तरीके से समझ पाए. Okay, so whether it is a line, whether it is a circle and triangle, whether it is a pie chart and bar chart and pentagon. So basically this question is easiest one. So obviously the correct answer is third, that is pie chart and bar chart. So specifically students ये दोनों भी data visualization methods है, because pie chart कुछ ऐसा होता है एंड पाई चार्ट में आप ऐसे सब सेक्शंस रिप्रेजेंट कर सकते हो डेटा के अमंग द होल सेक्शन. ओके, एंड जो बार चार्ट है, सो बेसिकली बार चार्ट में आप डेटा को ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो. एंड अगर आपको कंटिन्यूअस डेटा को विजुअलाइज करना है देन ऑब्वियसली यू कैन यूज हिस्टोग्राम लाइक दिस. सो इफ यू वांट टू शो द कंटिन्यूअस डेटा फ्रीक्वेंसी, एंड अगर आपको सिर्फ ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करना है विच इज डिस्क्रीट, देन ऑब्वियसली वो आप बार चार्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो ये दोनों भी डेटा विजुअलाइजेशन मेथड से. बट यहाँ पे जो लाइन है, सर्कल एंड ट्रायंगल है एंड पेंटागन है, ऑल ऑफ दीज आर द नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल फिगर्स. सो लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन विच हैज द 5 like this. Okay, 1 2 3 4 like this 5. Okay, so this is pentagon. Okay, so basically these are the geometrical figures and इसकी मदद से आप डेटा को विजुअलाइज नहीं कर सकते हो. दिस इज नॉट अ डेटा विजुअलाइजेशन मेथड एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 3. Which company was recently implicated in a global data theft crime? So इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जो अभी रिसेंटली ग्लोबल डेटा थेफ्ट क्राइम में इम्प्लीकेट की गई थी. So whether it is Amazon, whether it is Google, whether it is Cisco, whether it is Cambridge Analytica. So basically students, the correct answer for this is 4, that is कैम्ब्रिज एनालिटिका. बिकॉज कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है ये 2013 में इस्टेब्लिश की गई कंपनी है एंड बेसिकली दिस इज़ द ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टिंग एंड ये एक्चुअली डेटा माइनिंग, देन डेटा एनालिसिस, डेटा ब्रोकरेज फॉर स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इलेक्शन, इन सभी चीज़ों को ये कंबाइन करती है. सो बेसिकली इट डील्स विद द डेटा and the data processing systems. Okay, so don't worry about too much about this. Only remember over here that Cambridge Analytica was implicated in a global data theft crime, okay, recently. That's why the correct answer is 4. Next is, in order to understand the classroom teaching लर्निंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टूल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. सो अगर आपको क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है देन इनमें से कौन से रिसर्च टूल को आप यूज़ करोगे. सो वेदर यू विल यूज़ रेटिंग स्केल, वेदर यू विल यूज़ क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, इंटरव्यू स्केड्यूल. सो बेसिकली आपको देखना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड द स्ट्रॉन्गर ऑब्जर्वेशन स्किल्स. That's why here you will use third tool, that is observation schedule. So basically यहाँ पे आप पहले से ही क्वेश्चनेयर को बनाते हो एंड विद दिस क्वेश्चन और विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व करते हो एंड जैसे ये ऑब्जर्वेशन मेथड से आपको आंसर्स मिलते हैं. सो बेसिकली उन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स वहाँ पे मेंशन करते हो. And by using the observation schedule, yes, you can easily understand the classroom teaching learning process. Okay, and subsequently अगर आपको रेटिंग स्केल को यूज़ करना है, सो विद द रेटिंग स्केल आप एक्चुअली ओपिनियंस को जानने की कोशिश करते हो एंड यू कैन से कि बेसिकली आप रेटिंग्स को जानने की कोशिश करते हो. जैसे कि रेटिंग क्या है आपका इस प्रोडक्ट के बारे में, वेदर यू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द प्रोडक्ट और निगेटिव अप्रोच और न्यूट्रल. सो उसे रेटिंग कहा जाता है एंड रेटिंग स्केल से आप लोगों के जो रेटिंग्स होते हैं रिलेवेंट टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसको जानने की कोशिश करते हो. क्वेश्चनेयर तो आप सभी को पता है व्हाट इज दैट. इंटरव्यू स्केड्यूल में बेसिकली पहले से ही जो क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को पूछना है टू द इंटरव्यूवी, ओके, वो क्वेश्चंस पहले से ही सेट किए जाते हैं. बेसिकली दिस क्वेश्चंस आर द गाइडेंस
okay, or guide for the researcher. ओके, एंड विद दिस क्वेश्चंस ओनली यहाँ पे फेस टू फेस रिसर्चर उसके रिस्पोंडेंट्स को इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछता है एंड रिस्पोंडेंट्स उनको आंसर्स देते हैं. सो दिस इज नथिंग बट द इंटरव्यू स्केड्यूल. एंड अगर क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर आपको अंडरस्टैंड करनी है देन ऑब्वियसली आप ईच क्लासरूम में जाके सभी स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू नहीं लोगे एंड एज वेल टीचर्स के साथ भी इंटरव्यू नहीं लोगे, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल. उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा. सो ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट टेक्निक ओवर हियर. दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 3. ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया रिगार्डिंग डेटा एनालिसिस इन रिसर्च मेथोडोलॉजी. ओके, सो बेसिकली मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स.